So hi guys, let's start our next session. ये है GCP ट्रेनिंग डे 10. ओके, सो एज यूजुअल जैसा हम करते हैं वैसे ही चलेंगे. राइट, फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिकैप करते हैं जो भी हमने लास्ट डे पढ़ा था. राइट, तो जल्दी जल्दी बताओ हमने लास्ट डे क्या क्या पढ़ा था. राइट, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास अगर कंटेनर्स हैं, क्या है कंटेनर्स, तो उसको डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन अवेलेबल है. दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड क्लाउड क्लाउड. ठीक है, बट अगर मेरे पास बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज हैं, अगर मेरे पास सिंगल पर्पस है या ऐसा है जहां पर ज्यादा यूज नहीं है, राइट, मतलब ज्यादा माइक्रो सर्विसेज आपस में इंटरेक्शन वगैरह नहीं कर रहे एकदम हाई लेवल पे, राइट, तो ऐसे सिचुएशंस में क्लाउड रन इज द बेस्ट सोल्यूशन. जैसे एपीआईज वगैरह बनाना है, कोई स्पेसिफिक एक माइक्रो सर्विस या दो माइक्रो सर्विस बनानी है, देन दैट इज ओके. या एक सर्टेन लेवल तक है जहां तक तुम माइक्रो सर्विसेज बना रहे हो वहां तक ठीक है. बट अगर ऐसा क्या जहां पर मेरे पास बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, जैसे एक है तो मेरे पास ठीक है, पर एक से ज्यादा बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज हैं, इस केस में क्या, इस केस में क्लाउड रन काम करेगा क्या? क्लाउड रन कैसे काम करेगा? देखो जैसे कैसा मतलब काम काम कर सकता है, ये भी वर्क करेगा. जस्ट द थिंग प्रॉब्लम ये है कि उसका जो नेटवर्किंग हो गया है ना, उसका जो मेंटेनेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें हमें खुद से मैनेज करनी होगी. तो इससे कैसा होगा, मैनेजेबिलिटी का जो ओवरहेड है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जो मैनेजेबल वाला चीज है, राइट, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर. राइट, सोचो हमें हर एक माइक्रो सर्विस के लिए एक अलग डिप्लॉयमेंट, एक अलग क्लाउड रन डिप्लॉय करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग. राइट, और अगर ये पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस, चेंज करता ना कलर, एक पर्टिकुलर अगर ये माइक्रो सर्विस जो है, अगर इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, और ये भी इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ऐसा ये कम्युनिकेशन चल रहा है, ये इससे इससे इंटरेक्ट करता है, तो इतने सारा जो कम्युनिकेशन है या नेटवर्किंग का जो है, राइट, ये हमें खुद से या तो कंटेनर लेवल पे मैनेज करना पड़ेगा या तो खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ताकि ये सब चीजें आपस में कम्युनिकेट कर सके. और अगर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हो तो डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल रूल्स वगैरह बनाना, है ना, ये सारी चीजें जो है वो हमें इंटरनली खुद से मैनेज करनी पड़ेगी किसी बंदे को. राइट, तो ये एक बहुत बड़ा मैनेजेबिलिटी का ओवरहेड है. राइट, तो अगर कोई ऐसा है, प्लस ऐसा है कि ये कैसा है, इवेंट ड्रिवन है, कि भाई जैसे ही कोई मतलब रिक्वेस्ट करेगा देन एंड देन हमारा क्लाउड रन होगा, अदरवाइज ऑफ है. राइट, कॉस्ट इफेक्टिव तो है क्योंकि हम लोग कम सीपीयू कम मेमोरी यूज करेंगे, कम टाइम के लिए यूज करेंगे, जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हम पे करते हैं, तो कम टाइम के लिए हम पे कर रहे हैं. राइट, मतलब कम टाइम के लिए यूज करें, जितना टाइम प्रोसेसिंग पावर चल रही है उतना टाइम के लिए हमें पैसे देने हैं. राइट, तो कॉस्ट के मामले में ये सब है, मतलब इफेक्टिव है. बट अगर मेरे पास ऐसा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है जिसमें बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर इसमें प्रॉब्लम आया, राइट, मैं फिर से नया डिप्लॉय करूंगा, फिर उसकी भी नेटवर्किंग वगैरह फिर से सारा चीजें सेटअप करना, राइट, बहुत सारे ओवरहेड्स हैं. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म आया एक्शन में, दैट इज K8s, और इसी का जो मैनेज्ड वर्जन है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं GK, गूगल कुबरनेटिस इंजन. ठीक है, मैनेज वर्जन है इसका गूगल कुबरनेटिस इंजन. अब अगर तुम लोग अभी लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बोला था ट्राई करना मिनी क्यूब इंस्टॉल करने का, राइट, तो जब तुम खुद से मिनी क्यूब इंस्टॉल करोगे, दिस इज सिंगल नोड क्लस्टर. सिंगल नोड बोलने का मतलब है तुम्हारा जैसे K8s में दो कंपोनेंट होते हैं, राइट, एक होता है मास्टर या फिर कंट्रोल प्लेन, और दूसरा होता है हमारा स्लेव या फिर उसको डेटा प्लेन भी बोलते हैं. राइट, तो ये दोनों के दोनों जो है ना एक ही नोड पे अगर अवेलेबल होता है तो उसको सिंगल नोड क्लस्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंगल नोड क्लस्टर. ठीक है, अब मिनी क्यूब जो होता है बेसिकली सिंगल नोड क्लस्टर ही बनाता है. बट अगर तुमने ये चीज ट्राई की होगी कि अपने लोकल में अगर मैं मिनी क्यूब सेटअप कर रहा हूँ, तो ये एक ओवरहेड है, बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करना पड़ता है, देन एंड देन तुम ये चीज सेटअप कर पाते हो. बट अगर मेरे पास एक क्लस्टर सेटअप करना है, 10 क्लस्टर सेटअप करने हैं, 20 क्लस्टर सेटअप करना है, देन दैट इज ओके, वो ओवरहेड में कर सकता हूँ.
बट अगर मेरे को बहुत सारे क्लस्टर्स के साथ काम करना है, उस केस में अगर मैं मैन्युअली जाके हर एक कंप्यूटर पे ऐसा या बहुत सारे जा जाके मैन्युअली करता रहा हूँ, तो ये ओवरहेड होता है, राइट। प्लस कैसा है, कभी कभी कैसा होता है, क्लस्टर जो है वो अपग्रेड भी होते हैं या डिग्रेड भी करना पड़ता है कभी, तो उनके मास्टर को अपग्रेड करना, उसके सॉफ्टवेयर को, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं ना कुबरनेटिस में जो सारी चीजें मैनेज करते हैं, हमारा एपीआई सर्वर हो गया, शेड्यूलर हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं बैकएंड में कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स। तो उनका अपग्रेडेशन होना, नोड पूल अपग्रेड करना, तो जब अपग्रेड भी होता है तो भी जाके तुम मैनुअली हर लैपटॉप पे, हर कंप्यूटर पे जाके मैनुअली अगर अपग्रेड कर रहे हो, तो ये भी एक ओवरहेड है अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सब ओवरहेड्स को ओवरकम करने के लिए कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसने KTS का मैनेज वर्जन बनाया है। गूगल में उस मैनेज वर्जन को बोलते हैं गूगल कुबरनेटिस इंजन, और यही अगर तुम जैसे AWS में जाओगे, वहां पर EKS होता है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है, समझ में आया। तो अभी यहाँ पर कैसा होता है, तुम लोग अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे डेमो में कि जस्ट फ्यू क्लिक्स, फ्यू कॉन्फ़िगरेशन डालो, तुम्हारा क्लस्टर थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा अप एंड रनिंग यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज था, ओके। तो अब हमें समझ में आया कि क्लाउड रन का लिमिटेशन क्या है लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमने देखा कि KTS एक्शन में क्यों आया, क्या क्या रीजंस थे, क्या कॉज थे जिसकी वजह से KTS आया एक्शन में, और इसका जो मैनेज वर्जन जो है GKE, राइट, इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ऑटो अपग्रेडेशन हो सकता है यहाँ पर, जितना प्रोविजनिंग के हमें जाके कुछ अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन डालो, तुम्हारा क्लस्टर कुछ ही टाइम में रेडी हो जाता है। तो मैनेजेबिलिटी बहुत कम हो गई, जितने नोड पूल्स ऐड करने हैं, जितना, जैसे अगर लोकल डेटा सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो भाई हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ मेमोरी और CPU है, राइट। तो अगर मुझे और क्लस्टर्स बढ़ाने हैं तो मुझे अलग से मेमोरी और CPU खरीद के लाना पड़ेगा, पहली चीज, राइट, है ना, खरीद के लाना पड़ेगा। प्लस ऐसा होगा कि खरीद के लाने के बाद इसको इन दोनों के बीच नेटवर्किंग सेटअप वगैरह, इन दोनों को कनेक्टिविटी वगैरह सब मुझे खुद से जाके सेटअप करना पड़ेगा मैन्युअली। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझे 2 क्लस्टर चाहिए, 3 क्लस्टर चाहिए, जितने नोड पूल चाहिए उतने मैं ऑटोमेटिकली प्रोविजन करके अटैच कर सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्लाउड, क्लियर। तो अब समझ में आया कि कोई भी मैनेज KTS या फिर कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास हम कुबरनेटिस का मैनेज वर्जन क्यों यूज करते हैं, राइट। और हमेशा याद रखना कि लाइक गूगल जो है कुबरनेटिस के मामले में बेस्ट ऑफरिंग देता है, मतलब इसके 2 वर्जन्स हैं। चलो थोड़ा डीप डिग आउट कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर का पूरा क्लियर है तुम लोगों को? हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, मास्टर का भी हम बना के रखते हैं नोड पूल्स में, रेप्लिका वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब मैनेज करता है बैकएंड में तुम्हारा क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। तुम अगर लोकल में हो तो तुम्हें खुद से मैनेज करना है, बट अगर तुम क्लाउड बेस्ड ले रहे हो मैनेज वर्जन, तो ये सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर तुम्हारा बैकएंड में हैंडल करता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि मास्टर डाउन जाएगा, उसमें भी SLA होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग GKE के वर्जन। इसके 2 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज ऑटो पायलट मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड ऑटो पायलट। जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जहां पर हमें अपग्रेडेशन वगैरह ये सब जो चीजें हैं, वहां पर ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन रहता है, राइट। बट नंबर ऑफ नोड पूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोड पूल्स वगैरह ये सब जो है, ये हम खुद से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। बट ऑटो पायलट मोड में ये भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैकएंड में ना पता नहीं, मतलब गूगल ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह लगा रखे होंगे, वहां पर कैसा होता है, वो खुद से फेच करता है और बेस्ट यूटिलाइजेशन के साथ तुम्हारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता है या फिर रन करता है। तो अभी देखो, सपोज क्या हुआ कि हम जानते हैं कि कुबरनेटिस कैसे काम करता है। हमारे पास एक क्लस्टर होता है, बड़ा एरिया, इस क्लस्टर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इस कंपोनेंट, ये पूरा हमारा क्या है, बाहर का एरिया, दैट इज क्लस्टर, राइट। इस क्लस्टर के अंदर हमारे पास होते हैं नोड पूल्स। क्या होते हैं? वर्चुअल मशीन्स होते हैं, राइट। वर्चुअल मशीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। और इनको एक साथ हम डिफाइन करते हैं एक MIG के फॉर्म में, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड पूल, राइट। इतना क्लियर है?
अब हर एक जो नोड पूल रहता है, या फिर हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। पहला कंपोनेंट हमारा क्या होता है, डेटा प्लेन भी होता है, डेटा प्लेन, जहां पर एक्चुअल में हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, राइट। और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है कंट्रोल प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मास्टर। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कंट्रोल प्लेन में अब यहाँ पे कैसा होता है, अगर तुम डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि ऑटो पायलट और स्टैंडर्ड मोड बेसिकली क्या करता है, तो देखो अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर नोडपुल मैंने दो ऐसा नोडपुल डिफाइन कर रखा है, नोडपुल जिसमें मेरे पास दो नोड्स हैं, दो नोड्स इसका मतलब दो वर्चुअल मशीन्स हैं। अब क्या होगा, मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, इस दो नोड्स के बाद बियॉन्ड कोई जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, मुझे अलग से नोड पूल ऐड करना पड़ेगा, राइट। और प्लस कैसा होगा कि जैसे अगर मैं कोई भी कंटेनर डिप्लॉय करता हूं, तो वहां पर अभी मैं ना इसके बाद तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम कंटेनर एक्चुअल में बनाते हैं, प्रोजेक्ट करेंगे अपन, उसमें मैं दिखाऊंगा कि जब हम कंटेनर बना रहे होते हैं ना, हम ये डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं कि इसको 250 माइक्रो वर्चुअल सीपीयू की जरूरत पड़ेगी और 50 जीबी ऑफ मेमोरी लगेगा पर्टिकुलर किसको, कंटेनर को, ऐसा करके हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है, जो ऑटो पायलट मोड होता है ना, वो ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा जो नोड है उसको मैं बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करूं, समझ रहे हो क्या, यूटिलाइज करूं। इसका मतलब कैसा होगा कि जैसे अगर मेरे पास वन वर्चुअल सीपीयू है, वन वर्चुअल सीपीयू, तो अगर मेरे को 250 है, तो ये उस हिसाब से इसको मैनिपुलेट करेगा कि पूरा का पूरा जितना भी स्पेस है जो यूटिलाइज बेसिस पे, वो अच्छे से यूटिलाइज हो, ताकि सामने वाले को ज्यादा पे ना करना पड़े, जो भी रिसोर्स उसने अलोकेट किया है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो सके, समझ में। तो ये चीजें ऑटो पायलट मोड ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, हमें हैंडल करने की जरूरत नहीं, बट अगर मैं स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ तो ये चीज मुझे खुद से हैंडल करनी पड़ती है, ठीक है। उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, ये चीजें, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि कैसे होता है ना कंट्रोल प्लेन। अब तुम लोग मुझे बताओ फ्लो कैसे काम करता है, मतलब अगर मैं बोलूं तुम लोग से कि कुबरनेटिस कैसे काम करता है, चलो बताओ जल्दी से। सपोज ये बंदा डेवलपर है, राइट, ये डेवलपर क्या करेगा, एप्लीकेशन डेवलप किया, उसका बनाया कंटेनर, राइट, क्योंकि जीके क्या डिप्लॉय कर सकता है, किस फॉर्म में एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर, राइट। अब देखो कंटेनर को अगर डिप्लॉय करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा, या फिर कुछ तो कमांड दिखाओ, कमांड के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू, राइट। एक तो मैं यूटिलिटी बताया था जिसका नाम था kubectl, ये बताया था। तो इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट के थ्रू मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कुबरनेटिस रहता है, राइट, उसको मैं क्या करता हूँ, कमांड देता हूँ। और वो कमांड जो है, अगर मैं बेसिकली अंदर आर्किटेक्चर की बात करूं कुबरनेटिस का, राइट, ये हमारा हो गया कंट्रोल प्लेन या फिर मास्टर, और ये हो गया हमारा डेटा प्लेन या फिर स्लेव, राइट। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट अवेलेबल रहता है, राइट, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, जिसके पास हमारा सारा रिक्वेस्ट जाता है, बताओ, उस दिन बताया था एपीआई सर्वर। जब ना हमारा जो भी कमांड होता है, यामल्स वगैरह होता है, वो सबसे पहले कोई भी यूजर जब भेजता है तो वो कहाँ जाता है, एपीआई सर्वर के पास जाता है, सर्वर के पास, है ना। फिर एपीआई सर्वर इसको कहाँ भेजेगा, हमारे कंट्रोलर के पास भेजता है कि अपने को ये चीजें अचीव करनी है ना। तो जैसे मैंने बोला कि ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर का 2 सेट होना चाहिए मेरे एप्लीकेशन में, 2 सेट की तरह इसको डिप्लॉय कर दो, राइट। ये मैंने बताया है, यूजर ने बताया है, डेवलपर ने बताया है। तो ये रिक्वेस्ट गया एपीआई सर्वर को, एपीआई सर्वर ने वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर किया कंट्रोलर को, राइट। अब कंट्रोलर क्या करेगा, उसको भेजेगा शेड्यूलर के पास, राइट। हाँ, शेड्यूलर क्या करेगा, उसने देखा अच्छा ऐसा है, कंट्रोलर बोलेगा भाई इसके 2 कंटेनर्स होने चाहिए एट अ टाइम, राइट, तो उस हिसाब से शेड्यूल कर दो पॉड्स को, राइट। तो वो क्या करेगा, पॉड्स को शेड्यूल करेगा, कहाँ पर शेड्यूल करेगा, हमारे
स्लेव में, जहां पर डेटा प्लेन में, जहां पर एक्चुअल में हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, राइट, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, हमारा दो तो हो गया, डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पर एक और कंपोनेंट अवेलेबल होता है, दैट इज ईटीसीडी, राइट। ये एक तरह का क्या है, डेटा बेस है, की वैल्यू पेयर होता है यहाँ पर, की वैल्यू पेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो डेटा प्लेन है, यहाँ पर दो कंपोनेंट और होते हैं। दो कंपोनेंट का, पहला कंपोनेंट का नाम है हमारा क्यू प्रॉक्सी, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरा कंपोनेंट होता है क्यूबलेट, क्यूबलेट, ठीक है। अब क्यूबलेट क्या करता है, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस डिप्लॉयड है, जो भी पॉड डिप्लॉयड है, उनका जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उनका स्टेट क्या है, वो रनिंग स्टेट में है कि नहीं, कितने टाइम के पहले, उनका लॉग्स क्या आ रहा है, सारा इंफॉर्मेशन जो रहता है स्टेट का, वो सारा इंफॉर्मेशन मेरा क्यूबलेट जो है वो ईटीसीडी को देता रहता है, ठीक है। और ईटीसीडी अगर कोई मिसमैच हुआ, राइट, अगर कोई मिसमैच हुआ, जैसे कि यूजर ने बोला है दो होने चाहिए, है ना, सपोज एक डाउन गया, एक ही अभी रनिंग स्टेट में है, तो ईटीसीडी के पास इंफॉर्मेशन क्या आई, एक डाउन है, राइट। ये रिपोर्टिंग जाएगा फिर से कंट्रोलर पे कि कंट्रोलर भाई यहाँ पर दो होने चाहिए थे, एक ही दिख रहा है मुझे। फिर कंट्रोलर क्या बोलेगा, शेड्यूलर को, देखो एक नोड नहीं दिख रहा है, एक और नया शेड्यूल करो। तो जब भी हम ऐसा डिप्लॉय करते हैं तो ये प्रोसेस टाइम टू टाइम चलते रहता है इंटरनली, और हमें बेस्ट पॉसिबल वे मिलता है हमारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करने का, ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, तो बेसिकली लास्ट टाइम भी बताया था कि क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली क्या रहता है, ये एप्लीकेशंस, ये पॉड्स आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, तो वो जो कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने का काम होता है, वो काम करता है हमारा क्यूब प्रॉक्सी। क्लियर? यस। तो ऐसा होता है इंटरनली कुबरनेटिस का इंटरनल आर्किटेक्चर, लास्ट टाइम भी पढ़े थे अपन, ठीक है। तो अब क्या है, और एक चीज तुम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कि जो हमारा K8s होता है, इसका जो मिनिमम मैनेजेबल यूनिट होता है, उसका नाम याद है? जैसे कि अगर मैं कंटेनर बोलता हूँ, राइट, तो कंटेनर के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन प्लस उसकी डिपेंडेंसी, राइट। इसको पैक कर दिया तो ये बन गया कंटेनर्स। और मैंने बोला K8s कंटेनर्स रन करता है, बट कंटेनर्स को वो मैनेज नहीं करता, ऐसा हो सकता है, वो मैनेज करता है पॉड्स। क्या मैनेज करता है? पॉड। तो एक पॉड के अंदर जनरली हम लोग एक ही कंटेनर रखते हैं, बट एक ही पॉड के अंदर एक से ज्यादा कंटेनर्स आ सकते हैं, ताकि नेटवर्किंग का जो है ना वो इजीली हो सके। समझ में है? तो ये था बेसिकली आर्किटेक्चर, और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो सारी चीजें। आज हम देखेंगे कि गूगल मैनेज जो कुबरनेटिस होता है, राइट, दैट इज GKE, गूगल कुबरनेटिस इंजन, इसमें हम खुद का क्लस्टर कैसे बना सकते हैं, राइट, और उसके अंदर हम एक सैंपल एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, लाइक हो सकता है वो Nginx हो, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, जो मैंने बोला कि YAMLs के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट, या फिर मैंने बोला तुम्हें कि तुम लोग kubectl कमांड के थ्रू कर सकते हो, राइट, या फिर मैंने तुम्हें बोला कि यूटिलिटीज होती हैं उनके थ्रू कर सकते हो, राइट। तो जो भी डिप्लॉयमेंट का है, हेल्प भी होता है, राइट। तो ये भी जो भी डिप्लॉयमेंट के मेथड्स हैं, वो मेथड्स से मैंने बोला तुम्हें API सर्वर पे कोई भी यूजर जो रहता है वो रिक्वेस्ट करता है, राइट। तो कैसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे ये मैं तुम्हें बताऊंगा, और रिक्वेस्ट करने के बाद वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद कैसा दिखता है, राइट, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि पॉड डिप्लॉय हुआ, ये मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो जस्ट कंसोल पे चलते हैं और देखते हैं कैसा होता है। अभी अगर तुम्हारे पास अगर क्रेडिट्स बाकी हो कोई क्लास में, राइट, राइट, तो तुम लोग बताना कि तुम लोग उसमें सिंपल जाना, राइट, कैटलॉग में जाओ, राइट, और सर्च करो कुबरनेटिस क्लस्टर। सॉरी मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, कुबरनेटिस क्लस्टर यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा। कुबरनेटिस क्लस्टर काम करते हैं, इंट्रोडक्शन,
कनेक्शन क्यूबरनेटिस, मेरे ख्याल से एक मिनट बताओ, नेटिस सर्च करते हैं। ये देखो कुबरनेटिस इन गूगल क्लाउड, ये करना सर्च, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम जाओगे तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डॉकर भी है, तो लास्ट टाइम डॉकर हमने पढ़ा था, थोड़ा ओवरव्यू दिया था मैंने, ट्राई करना। यहाँ पर कुबरनेटिस इंजन क्विक स्टार्ट है, तो यहाँ पर वो बताएगा कि कैसे तुम खुद का क्लस्टर बना सकते हो। अभी मैं खुद से बता रहा तुम लोगों को मेरे नेटिव प्रोजेक्ट में, बट तुम लोग चाहो तो यहाँ जाके जस्ट क्लिक करो, क्रेडेंशियल्स तुम्हें मिल जाते, तुम्हें पता है कैसे यूज करना है क्लाउड क्विक लैब्स, राइट। सो जस्ट गो टू द जीसीपी कंसोल, सर्च करो GKE, आ गया कुबरनेटिस इंजन फर्स्ट में, ओके। यहाँ पर क्लिक करो, तुम्हारा कंसोल खुलेगा, देखना कितना इजी हो जाता है। जस्ट अनेबल द एपीआई। अगर तुम्हें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी काम करना है, किसी भी सर्विस के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उस सबसे पहला जो काम होता है उसका एपीआई एनेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर थ्रो करता है। वैसे तो तुम अगर जीयूआई से करना चाहोगे वो एरर थ्रो करेगा, पहले एनेबल करो, जैसे अभी आया कि एनेबल करने की जरूरत है, राइट। सो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एपीआई एनेबल करते हैं। कंप्यूट इंजन टाइम भी हमने किया था, कंप्यूट इंजन का एपीआई एनेबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुबरनेटिस क्लस्टर लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंटेनर्स पैकेज एंड एप्लीकेशन सो इट कैन बी इजीली बी डिप्लॉयड टू रन इट्स ओन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, और कंटेनर्स आर रन ऑन कुबरनेटिस इंजन। जैसे हमें पता है कि कंटेनर्स को हम कुबरनेटिस इंजन में रन कर सकते हैं। चलो क्लिक करते हैं क्रिएट पे। देखो दो चीजें बताई यहाँ पर बताई स्टैंडर्ड मोड, और दूसरा बताया क्या, ऑटो पायलट मोड, ठीक है। तो ऑटो पायलट मोड में मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो गूगल मैनेज करती है, तुम्हारे क्लस्टर का स्केलिंग वगैरह, नोड्स पूल वगैरह सब। देखो यहाँ पर लिखा है अ पे पर पॉड कुबरनेटिस क्लस्टर वेयर जीकेई मैनेज योर नोड्स विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी हम जाएंगे स्टैंडर्ड मोड के साथ, ठीक है। यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन और मैनेज नोड्स वगैरह को हम मैनेज करते हैं, वहां पर गूगल बैकएंड में खुद से मैनेज करता है, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट द स्टैंडर्ड क्लस्टर। वो थोड़ा महंगा भी होगा ना, क्योंकि बैकएंड में सामने वाला तुम्हारे लिए सब मैनेज का काम कर रहा है, राइट। तो इसलिए चलो सिलेक्ट करते हैं हमारा एशिया साउथ 1, दैट इज मुंबई। दिखा रहा हूँ एशिया साउथ 1A। जोनल क्लस्टर होता है, रीजनल क्लस्टर होता है। देखो यहाँ पर कैसा होता है, जोनल क्लस्टर भी होता है, रीजनल क्लस्टर भी होता है। जोनल क्लस्टर इट मींस, मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था रीजन क्या होता है, जोन क्या होता है, राइट। रीजन मतलब एक बड़ा एरिया, है ना। बड़ा एरिया मतलब जैसे मुंबई एक रीजन है, दिल्ली एक रीजन है ना, इंडोनेशिया एक रीजन है। अब उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारे पास नॉर्मली 3 डेटा सेंटर्स होते हैं। 3 डेटा सेंटर्स नहीं होते, डेटा सेंटर एक ही होता है, 3 अलग अलग बिल्डिंग्स है समझो, उसको हम लोग बोलते हैं जोन, है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर हम जोनल क्लस्टर बनाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में रहेगा कि हमारा रिसोर्स वहां पर एलोकेट हो रहा है। अगर मैंने रीजनल क्लस्टर बनाया मतलब तीनों के तीनों में वो सेग्रीगेटेड रहेगा, हमारा क्लस्टर जो है वो एक्सपेंडेड रहेगा। उससे क्या होता है, जैसे मैं अगर HA कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, हाई अवेलेबिलिटी, है ना, तो ऐसा अगर मेरा जब यूज केस होता है जब, तब मैं रीजनल टाइप का क्लस्टर बनाता हूँ। अभी मेरा डेमो पर्पस है इसीलिए मैं जोनल क्लस्टर बना रहा हूँ, ओके। नेम तुम लोग जो चाहो वो रख सकते हो, जैसे रख देते हैं डेमो क्लस्टर, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद स्पेसिफाई कर सकते हैं, नोड लोकेशन 1 डाला। यहाँ पर देखो कंट्रोल प्लेन वर्जन, कंट्रोल प्लेन का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, मास्टर, राइट। वो भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज है, उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर है ना, एपीआई सर्वर, ETCD कंट्रोलर, शेड्यूलर, राइट। तो उस पर्टिकुलर कंट्रोल प्लेन का वर्जन कैसा होना चाहिए, है ना। तो टाइम टू टाइम कैसा अपडेट आता रहता है ना। तो वो अपडेट्स आते रहते हैं, तो हम लोग चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीज चैनल के साथ हम एकोमोडेट हो सकते हैं, जहां पर जीके जो है ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा कि कंट्रोल प्लेन का वर्जन, और हम लोग बैकएंड में चाहे तो जस्ट फ्यू क्लिक से अपग्रेड भी कर सकते हैं। ऑटो पायलट में ऑटो अपग्रेड होता है वो चीजें, ठीक है। और स्टैटिक वर्जन में क्या होता है, हमें चूज करना पड़ता है कि हमें मास्टर का यही वर्जन स्पेसिफिकली चाहिए। अभी डिफॉल्ट के साथ चलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। तुम जानते हो कि क्लस्टर एक बड़ा
एरिया, उस क्लस्टर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, राइट? तो कंट्रोल प्लेन का कॉन्फ़िगरेशन तक क्लियर है ना? अब ये जो कंट्रोल प्लेन है उसमें डेटा प्लेन भी होते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास होते हैं नोड्स, जहां पर हमारा मास्टर और डेटा दोनों होता है, राइट? और नोड्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे डिफाइन करना पड़ता है क्या? नोड पूल, राइट? नोड पूल बेसिकली क्या रहता है? MIG होता है बेसिकली। MIG समझ में आता है ना? MIG लास्ट टाइम पढ़ा था, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। तो अभी यहाँ पर नाम लिखा है नोड पूल का डिफॉल्ट पूल, तुम लोग चाहो तो और ऐड भी कर सकते हो, राइट? नोड पूल जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर एक टाइम पे खत्म हो गया मेरे पास नोड्स, मेरे जो पॉड्स है वो अनशेड्यूल्ड आ रहे हैं, नहीं हो पा रहे, रिसोर्स कम पड़ रहा है, एरर आएगा वहां पे, तो वहां पर तुम क्या कर सकते हो? नए नोड्स नोड पूल ऐड कर सकते हो, मतलब नए MIGs और VMs ऐड कर सकते हो MIGs में। तुम लोगों को पता है ना कि MIG से हम लोग जितने चाहे उतने VMs बना सकते हैं, राइट? विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज करना हो तो एक टाइप का नोड पूल यूज करेंगे, अगर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन यूज करना हो तो डिफरेंट टाइप का नोड पूल यूज करेंगे। मतलब डिफाइन करने का तरीका एक ही रहेगा, मैं तुम लोगों को दिखाता क्या है। अभी मेरे को एक ही नोड चाहिए, मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए बस, ठीक है? यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एस प्रोस्पेक्ट, ठीक है? सर्च अपग्रेड, यहाँ पर क्या है? मैक्स सर्च, मैक्स अनअवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे नोड पूल के अंदर कोई नोड अगर अवेलेबल हो, है ना, और इन केस अगर डेटा सेंटर में कुछ इश्यू आया, कुछ हुआ, है ना, तो तुम चाहते हो कि जो मैक्स अनअवेलेबल वाली चीज है, मतलब मैक्स अनअवेलेबल 0 होना चाहिए। 0 इट मीन्स कि कभी भी वो अनअवेलेबल नहीं रहेगा, समझ में है? और मैक्स सर्च की मतलब वैल्यू का मतलब होता है कि एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ VMs सर्व कर रहे होंगे। समझ में आया डिफरेंस? हाँ। मैक्स सर्च का मतलब होता है एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ VMs सर्च कर रहे होंगे, मतलब सर्व कर रहे होंगे, राइट? और मैक्स अनअवेलेबल का मतलब कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हैं वो जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अनअवेलेबल हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कभी भी अनअवेलेबल हो। इन केस अगर किसी में इशू आता है तो बैकएंड में वो हैंडल हो जाएगा, किसी और में उसका वर्कलोड शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डाउन टाइम। ऐसा होना चाहिए। कभी भी क्लाइंट को ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अनअवेलेबल हो गया, एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो मैक्स अनअवेलेबल हमेशा 0 होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? क्लियर? हाँ। अब डिफाइन करते हैं नोड्स। नोड्स में देखो यहाँ पर ना ये कंटेनर ऑप्टिमाइज OS विद कंटेनर D, ये गूगल का खुद का इमेज टाइप है। जैसे वर्चुअल मशीन में हम लोग उबंटू ये सब सिलेक्ट करते थे ना, वैसे यहाँ पर ये गूगल ने इमेज बना के रखी है, कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड OS। और रिकमेंडेड भी होता है गूगल के साइड से। ये लिनक्स बेस्ड वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेसिफिकली GKE के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो ये हो गया। यहाँ पर देखो जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन में डिफाइन करते थे E2 चाहिए, N1 चाहिए, है ना, उस हिसाब से मैंने N1 यहाँ सिलेक्ट कर लिया, बूट डिस्क वगैरह सिलेक्ट कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज होनी चाहिए। अब तुम लोगों को जब मैं कंप्यूट इंजन पढ़ा रहा था, तुम लोगों को एक वर्ड बताया था, प्रीएम्प्टिबल VMs। उसमें क्या होता है? दे आर 80% चीपर देन नॉर्मल, राइट? और उसको 24 घंटे के अंदर वो बंद होते हैं, राइट? स्पिन अप वापस हो जाएंगे, बट 24 घंटे में कभी भी गूगल इसको बंद कर सकती है ना? तो अभी हमारा टेस्टिंग पर्पस चल रहा है या डेमो पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? तो वो हम यहाँ पर जस्ट उसका नया नाम हो गया, अब स्पॉट VMs बोलते हैं उनको। तो अभी देखो $85 हो गया। पहले अगर मैं इसको हटा दूं $107 होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव है ये। तो अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ 106, ठीक है, अगर मैं इसको स्पॉट VM कर देता हूँ तो इसकी प्राइस देखो डिग्रेड हो जाएगी यहाँ पे $85, ठीक है? सो जो भी टेस्टिंग वगैरह अगर कर रहे हो तुम, तो बी श्योर कि ये यूज करो ताकि तुम्हारा कॉस्टिंग भी कम पड़े, ठीक है? तो ये हो गया। नेटवर्किंग अभी डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कितने मैक्स नंबर ऑफ पॉड्स होने चाहिए मेरे पर्टिकुलर नोड में। नेटवर्क टैग अगर मेरे डिफाइन करना है तो वो डिफाइन कर सकता हूँ मैं। पॉड रेंज,
क्वाड रेंज होता है, सेकेंडरी रेंज होता है, तो जो भी है सब ऑटोमेटिकली रखते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, सर्विस अकाउंट चूज कर सकते हो, कितना स्कोप रहेगा, सिक्योरिटी की चीजें, तो ये होता है हम कि किस तरह से हम नोड पुल का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेशन में आते हैं, इसमें भी और फंक्शनैलिटी दे रखे हैं जैसे कि वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग याद आ रहा है कुछ? इसका मतलब क्या है? वर्टिकल हाँ मतलब पॉड में और मेमोरी ऐड कर सकते हैं हम, है ना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करूंगा तो उसका रेप्लिका बनेगा पॉड का, है ना। ये क्लियर हुआ। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन तुम कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर दो चीजें दिख रही है, एक होता है पब्लिक क्लस्टर, एक होता है प्राइवेट क्लस्टर। पब्लिक क्लस्टर मतलब उसका एक पब्लिक एंड पॉइंट रहेगा जहां से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी इन द सेंस कि जो एक्सपोज कर रखे होंगे वो। और प्राइवेट क्लस्टर मतलब जो प्राइवेट होता है, जिसमें इंटरनल आईपी जो रहता है वो मतलब हमारे नेटवर्क के अंदर का ही होता है। याद है वो साइडर रेंज बताया था मैंने 1980 वाला? हाँ, उसके बेसिस पे रहता है उसका आईपी। तो अभी के लिए इसको डिफॉल्ट छोड़ते हैं, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए। सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, तुम लोग एक्सप्लोर करना। उसमें ये वाली जो चीज है एनेबल वर्कलोड आइडेंटिटी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर मैं डीप डाउन जाऊंगा कभी, राइट, और कभी हमारे जो डेमो एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं या किसी का यूज केस पड़ा, राइट, तो वहां पर मैं इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कलोड आइडेंटिटी। मेटा डेटा ऐड कर सकते हो, लेबल, तो ये बहुत जरूरी है कि तुम लेबल्स यूज करो ताकि तुम प्रॉपरली यूटिलाइज करो रिसोर्सेज का। और तुम अगर डैशबोर्ड में देखना चाहते हो कि किस बंदे ने कितना यूज किया तो तुम फिल्टर भी कर सकते हो टैग के बेसिस पे, ठीक है। So आई एम जस्ट पुटिंग अप दी फीचर्स हैं, कुछ अलग फीचर्स जैसे कि हमारे पास मॉनिटरिंग फीचर है, लॉगिंग फीचर है, लॉग्स वगैरह जो भी जनरेट होते हैं, राइट। प्रोमीथियस भी एनेबल कर सकता हूँ मैं, राइट। यहाँ पर अगर तुम लास्ट में देखोगे तो कॉन्फ़िग कनेक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, इनका सबका यूज केस है। एंथोस सर्विस मैश भी है, तो ये सब चीजें थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट्स हैं, राइट। तो अभी उतना डीप डाउन नहीं जाते, रहने देते हैं। सो नॉर्मल हमने ऐसे कॉन्फ़िगर किया, राइट। अब तुम्हें पता है कि कोई भी रिसोर्स अगर मुझे बनाना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं एपीआईस के थ्रू कर सकता हूँ, टेराफॉर्म वगैरह ये सब चीजें, कमांड लाइन से भी कर सकता हूँ, जीयूआई से भी कर सकता हूँ, राइट। तो कमांड लाइन से करूंगा तो ये देखो रेस्ट और एक कमांड लाइन है। तो अगर मैं कमांड लाइन देखता हूँ तो ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी तक डाला है उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पर जस्ट मैं कॉपी करके क्लाउड सेल में डाल दूंगा और रन कर दूंगा, हो जाएगा मेरा काम। बट अभी जीयूआई से ही करते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, जस्ट कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बस डाले और बहुत सारी फंक्शनैलिटी भी दिखा मुझे कि मैं खुद का नेटवर्क कॉन्फ़िगर कैसे कर सकता हूँ, है ना। कैसे मैं दूसरे दूसरे फीचर्स ऑटोमेटिकली अटैच कर सकता हूँ मेरे क्लस्टर के साथ। और भी क्या हो सकता है कि तुम्हारा जो क्लस्टर है, गूगल की दूसरी जो सर्विसेज हमने पढ़ी, जैसे कंप्यूट इंजन पढ़ा, क्लाउड रन पढ़ा हमने, राइट, क्लाउड फंक्शंस पढ़ा, ऐप इंजन पढ़ा, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ इजीली। अभी आगे जाके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस पढ़ेंगे, जीसीपी में कौन कौन से अवेलेबल है, उसके साथ भी तुम अपने कुबरनेटिस क्लस्टर को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर हम क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस यूज करते हैं। प्रोविजनिंग का कोई टेंशन नहीं, जितने चाहिए उतने हम ले सकते हैं। बहुत सारे सर्विसेज प्री मैनेज मिलते हैं अपने को, जस्ट गो एंड यू यूटिलाइज दैट। तो ये इससे क्या होता है, तुम्हारा जो बिजनेस लॉजिक है उस पर तुम ज्यादा फोकस कर पाते हो एज कम्पेयर टू ये सब मैनेजेबिलिटी की चीजों करने पे। अलग से तुम्हें बंदा भी हायर करना पड़ेगा ये सब मैनेज करने के लिए, राइट। उससे अच्छा तुम क्लाउड लैंग्वेज कर सकते हो। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। ये लगभग 4 से 5 मिनट लेगा क्रिएट होने में, राइट। तो अभी तक तुम लोगों को क्या समझा, तुम लोगों को क्या क्या समझा ये मैं बताता हूँ, राइट। सबसे पहली चीज, क्लस्टर क्या होता है बताओ। नहीं पता होता। अभी कुबरनेटिस जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, राइट। पहला कंपोनेंट है हमारा मास्टर या फिर कंट्रोल प्लेन। मास्टर होता है एक, और एक होता है स्लेव, राइट।
ये दोनों किसी पर्टिकुलर नोड पूल के अंदर आते हैं। वो नोड पूल एक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, राइट। इन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। तो अभी तुम लोग देखे, जब मैंने क्लस्टर बनाया, राइट, मैंने क्या किया? सबसे पहले मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन किया। मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन किया, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है ना। जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे क्लस्टर, तो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे मैंने क्या किया? सबसे पहले मास्टर का वर्जन बताया, या फिर कंट्रोल प्लेन का क्या किया? वर्जन बताया, राइट। तो मास्टर डिफाइन किया वहां पे। अब मैंने क्या किया? इसके बाद कुछ स्लेव्स डिफाइन किए, राइट। स्लेव डिफाइन किया मतलब नोड पूल डिफाइन किया, जहां पर ये मास्टर का जो वर्जन है वो जाने वाला है। क्योंकि अगर मैं एक नोड की भी बात करूं, तो उस पर्टिकुलर नोड पूल के अंदर दो कंपोनेंट्स आएंगे हमारे। पहला होगा क्या? कंट्रोल प्लेन, जो भी मास्टर होगा बेसिकली, और हमारे पास डेटा प्लेन रहेगा, राइट। तो ये जो नोड पूल है, राइट, तो नोड पूल ही आपस में मिलेंगे, राइट, और वो नोड पूल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट, और उन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर। ठीक है। अब क्लस्टर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है बोलूं तो क्या बोलोगे तुम लोग? सबसे पहले मास्टर या फिर कंट्रोल प्लेन, दूसरा होता है डेटा प्लेन या फिर स्लेव, है ना। और या फिर एक वर्ड में तुम लोग बोलोगे कि क्लस्टर क्या होते हैं? नोड पूल। क्लस्टर के अंदर मास्टर होता है, स्लेव होता है, राइट। अब ये मास्टर और स्लेव कैसे होते हैं? नोड पूल्स के अंदर, राइट। या तो इंडिविजुअल ये मास्टर बन सकता है, या फिर सिंगल नोड क्लस्टर हो तो दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, राइट, है ना। तो अभी ये मास्टर का सॉफ्टवेयर जो है, सॉरी हट गया क्या मेरा? हाँ, मास्टर का जो सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर होगा, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, एपीआई सर्वर, राइट, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसीडी, और स्लेव में क्यू प्रॉक्सी वगैरह, ये सब चीजें, राइट। तो ओवरऑल जो हमारा क्लस्टर होता है, उसमें होता है मास्टर, उसमें होता है स्लेव दैट इज डेटा प्लेन, और होता है कंट्रोल प्लेन। और बेसिकली इंटरनल अगर हम देखें तो वो है एमआईजीज। क्या है? एमआईजीज मतलब मैनेज इंस्टेंस ग्रुप्स, जिसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं नोड पूल। नोड पूल बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वीएम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, राइट, और इसको बोलते हैं नोड पूल। और जो भी डिप्लॉयमेंट होगा, तो कैसे होता है? हम लोग जैसे लॉटरी निकालते हैं, तो लॉटरी निकालते टाइम क्या होता है? वहां पर एक बड़ा सा पूल होता है। पूल इन द सेंस कि बहुत एक जैसे जार है, राइट, उस जार के अंदर बहुत सारे चिट्स होते हैं, राइट, है ना। अब उन चिट्स में से कोई स्पेसिफिक चिट निकालना है, तब जाके लॉटरी उसकी लगती है, राइट। तो ये जो पूरा चीज है, ये जो बहुत सारे चिट्स अवेलेबल हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पूल। और उन पूल में से किसी स्पेसिफिक को हम चूज करते हैं, राइट। उसी तरह हमारे पास बहुत सारे नोड पूल के अंदर बहुत सारे नोड्स अवेलेबल रहते हैं, राइट। बट एट अ टाइम कोई जितना यूज होता है उतना यूज हो रहा होता है, और अगर एक्स्ट्रा मुझे जरूरत पड़ा, एक्स्ट्रा मेरे को रिसोर्सेस जरूरत पड़े, तो इन पूल में से हम इसमें अटैच करते हैं, या फिर डिप्लॉयमेंट इस पे भी स्टार्ट हो जाता है फिर। तो ये भी क्लस्टर का पार्ट बन जाता है। उस समय भी क्लस्टर का पार्ट रहता है, बट डिप्लॉयमेंट का पार्ट हो जाता है। तुम्हारा एप्लीकेशन उसमें भी डिप्लॉयड है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस। तो लेट्स सी कि हमारा क्लस्टर बना क्या। हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। जैसे क्रिएट हो रहा है, डेमो क्लस्टर बन गया। अभी देखो यहाँ पर नोड साइज जो है 1 है, इसका मतलब क्या है? ये सिंगल नोड क्लस्टर बोल सकता हूँ इसको मैं। हाँ, एक ही में मास्टर रहेगा और स्लेव रहेगा। एक ही में स्लेव रहेगा। और यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो 35 वाले आईपी है, जो आरएफसी 1980 तुम लोगों को बताया था, उसमें आता है क्या है? नहीं आता, राइट। मतलब ये पब्लिक है, करेक्ट। हमने जोनल सिलेक्ट किया था, जोनल आ गया। यहाँ पर रेगुलर चैनल यूज किया मैंने, अपग्रेड होता रहता है। यहाँ पर देखो अपग्रेड अवेलेबल है, अपग्रेड भी करना है, फ्यू क्लिक्स अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। देखो वर्जन अपग्रेड कर सकता हूँ मैं भी, जस्ट क्लिक करूंगा अपग्रेड हो जाएगा, है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे ऑन प्रीमिसेस पे नहीं मिलती, हमें खुद से जाके मैनुअली करना पड़ेगा, राइट। ओके, ये हो गया, ये वर्जन हो गया, जोनल क्लस्टर है ना। मेंटेनेंस विंडो भी डाल सकते हो तुम लोग, कितने से इतने बीच मेंटेनेंस विंडो है, राइट। अभी प्राइवेट क्लस्टर डिसेबल है, ये सारी आईपीज आ गई, राइट। इसके बाद ना मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा।
हाँ, उसको अपग्रेड ना करे तो क्या प्रॉब्लम होएगा? अपग्रेड नहीं होता ना, तो अभी जैसे अगर मैं YAMLs के फॉर्म में डिप्लॉय करूंगा ना चीजें, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर ना, हम लोग हमारे जो एपीआई सर्वर में जो एपीआईज होते हैं, सीआरडीज होता है उसका, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन बोलते हैं, या फिर एपीआई होता है ना। तो वो जो एपीआई का वर्जन होता है ना, वो डेप्रिकेट हो जाता है। अभी तुम लोग फोन में भी कोई सॉफ्टवेयर रखते हो, है ना, तो उस सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स आते हैं, तो नया अपग्रेड आता है, राइट। इन द सेम मैनर हम भी जब एपीआई सर्वर के साथ काम करते हैं ना, तो टाइम टू टाइम वो जो अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू तुम एपीआई सर्वर को कम्युनिकेट करते हो, वो ना अपग्रेड होते जाते हैं। तो इसीलिए हमें भी टाइम टू टाइम अपने मास्टर को भी अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके अगर नया YAML भी हम अप्लाई कर रहे हैं विद द अपडेटेड वर्जन। तो उसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग बढ़ती है या नहीं? नहीं, कॉस्टिंग वगैरह का उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लस्टर। अब तुम लोग सोच रहे होगे इससे मैं कनेक्ट कैसे करूं। अब एक और चीज दिखाता मैं, यहाँ पर नोड वाले सेक्शन में जाऊंगा, तो ये मेरा नोड पूल है, ठीक है। नोड पूल में मैंने एक ही नोड डिसाइड किया है, इसीलिए एक ही नोड दिख रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है, ये MIG है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो एक्स्ट्रा नोड पूल ऐड कर सकता हूँ विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट क्लिक करो, ऐड नोड पूल। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ नोड फिर से 1 ले सकता हूँ, राइट। फिर यहाँ पर मैक्स सर्च, मैक्स अनअवेलेबल, नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू बता सकता हूँ मैं, E2 अलग अलग टाइप का। तो एक अलग MIG यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी नेटवर्किंग, और ये मेरा ऐड हो जाएगा मेरे करंट क्लस्टर के साथ। तो ये भी तुम कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट करना है, मैं GUI से डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये चीजें तुम्हें ना मतलब अगर खुद का करोगे तो बहुत दिक्कतें आती है उसमें। यहाँ पर सारी चीजें मैनेज मिल रही है तुम लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्लस्टर के अंदर जाके कि कैसे होता है, क्या कैसा दिखता है। तो यहाँ पर जैसे एक कनेक्ट का कमांड रहता है, इसको जस्ट कॉपी करो, ठीक है, और अपना क्लाउड सेल ऑन करो। तो क्लाउड सेल के अंदर ना kubectl यूटिलिटी अवेलेबल रहती है पहले से। क्या अवेलेबल रहती है, kubectl यूटिलिटी। जैसे कि कभी कभी तुम देखे होगे, जैसे अगर तुम्हें टीवी कंट्रोल करना है, राइट, मैनेज करना है, तो तुम्हारे पास रिमोट होना चाहिए, राइट। रिमोट एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू तुम टीवी से कम्युनिकेट करते हो, है ना। वैसे ही जो हमारा क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, उसके साथ अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, तो मुझे एक यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है, जिस क्लाइंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं kubectl। इसको कभी कभी कई लोग kubectl बोलते हैं, बट kubectl नाम, ठीक है। तो kubectl तुम्हारा जो VM रहता है, मतलब तुम्हारा जो क्लाउड सेल होता है, उसमें प्री इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है। तो जैसे मैंने kubectl जस्ट टाइप किया, यहाँ पर देखो बहुत सारे कमांड दिखा रहा है वो, कि भाई तुम ये यूज कर सकते हो, वेट कमांड है, कस्टमाइज कमांड है। सॉरी, मैंने सिलेक्ट किया तो वो चला गया, इसको कॉपी करते हैं, जस्ट पेस्ट करो। ये देखो, Gcloud कंटेनर क्लस्टर्स गेट क्रेडेंशियल डेमो क्लस्टर जोन। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं अपने जो क्लस्टर है उसके उसके क्रेडेंशियल्स फेच करूंगा, और मेरे जो क्लाउड सेल है उसके अंदर कॉन्फ़िगर करूंगा। अगर तुम मिनी क्यूब से के साथ फेमिलियर होगे ना, तो वहां पर क्यूब कॉन्फ़िग नाम का एक फाइल होता है, उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। इन द सेम मैनर जस्ट हम एक कमांड चलाएंगे, वो सारी चीजें हमारे लिए खुद ब खुद हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, kubectl एक कमांड होता है। kubectl एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने क्लस्टर से बात करते हैं, टॉक करते हैं, ठीक है। एपीआई सर्वर से टॉक करते हैं। अब मुझे जानना है कि कितने नंबर ऑफ नोड जो है मेरे क्लस्टर के अंदर अवेलेबल है। तो सिंपल, kubectl गेट नोड्स, ये कमांड चलाया मैंने, वो बताएगा कि भाई एक क्लस्टर है, इसका नाम ये क्लस्टर है, मतलब ये नोड पुल का नाम है, नोड का नाम है बेसिकली, उसका वर्जन ये है। सेम चीज अगर मैं GUI से भी जाके देखूँ ना, मुझे सेम दिखेगा। जैसे मैं नोड्स में गया, ये देखो सेम नाम है, MQVX है, देखो लास्ट में दिख रहा है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसा दिखता है। तो अभी मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, अभी तुम लोगों को जस्ट ये समझो कि कुबरनेटिस का क्लस्टर कैसे बनाना होता है, ये तुम सीख गए, राइट। अब तुम्हें मैं ना कुछ चीजें दूंगा जो तुम्हें पढ़नी है कुबरनेटिस से रिलेटेड। जैसे कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, राइट, नेम स्पेसेस क्या होते हैं, सर्विस क्या होती है, ये चीजें हैं। जब तुम एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले रहोगे ना, तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जस्ट तुम्हें एक लिस्ट दूंगा, जस्ट लर्न अबाउट इट,
नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, राइट, कि कैसे करते हैं। तो अभी के लिए ऐसा जस्ट एक डेमो अगर बनता है तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि डिप्लॉय वाले सेक्शन पे क्लिक करो। जैसे कि अगर मेरे को एक सैंपल डिप्लॉयमेंट करना है, अभी मैं GUI से ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एक इंजनएक्स का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं हम। कोई भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल वगैरह डालने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर व्यू यामल है, तो जो भी डिप्लॉयमेंट वो करने वाला है उसका यामल इस तरह का होता है। तो जैसे तुम सिद्धेश जब पूछ रहा था कि लाइक एपीआई सर्वर में क्या प्रॉब्लम आएगा, है ना, कि अगर मैंने अपग्रेड नहीं किया तो, राइट। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे एपीआई वर्जन लिखा हुआ है apps-v/v1। तो जैसे जैसे हम अपग्रेड करते जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसका जो ऑटो स्केलिंग का है वो वर्जन V2 बीटा 1 है, राइट। तो कैसा होता है, जैसे जैसे नई नई फीचर्स ऐड करते जाते हैं ना, तो हमारा जो एपीआई का वर्जन है वो भी अपग्रेड होता जाता है। तो जो अगर मैं बाद में मेरा अगर मास्टर का वर्जन लोअर है और मैं नया कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने की कोशिश करूंगा नए फंक्शनैलिटी के साथ, तो वो सपोर्टेड नहीं होगा वहां पे। इसीलिए मुझे टाइम टू टाइम मेरे क्लस्टर का मास्टर को भी, नोटबुल को भी अपग्रेड करना पड़ता है। समझ में? तो ये चीज है। तो ये YAML जब अप्लाई करेंगे, या तो मैं यहाँ से एक कॉपी कर लूँ इसको। जब तुम लोग अभी सैंपल एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग और डिप्लॉय करेंगे ना, तो तुम लोग बेसिकली इसी फॉर्म में बनाना, अपना फाइल बनाओगे। बेसिकली मैं समझाऊंगा कैसे बनाते हैं, और ये फाइल हम अप्लाई करेंगे हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर को। ठीक है, अभी तो मैं GUI से कर रहा हूँ, तो जैसे मैं डिप्लॉय करूंगा ना बैकएंड में, वो YAML मेरा जो डिप्लॉय होगा, कैसे होगा, जो YAML था वो YAML kubectl के थ्रू, यहाँ पर दिख रहा है kubectl के थ्रू बैकएंड में गूगल ने क्या किया, मेरे क्लस्टर को भेजा कि ये YAML तुम्हारा, हमारा जो यूजर है वो डिप्लॉय करना चाहता है, ठीक है, आप इसको डिप्लॉय कर दो। ठीक है, तो बैकएंड में उसने डिप्लॉय किया। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को एक्सपोज करना चाहता हूँ, तो जस्ट फ्यू क्लिक्स, एक्सपोज पोर्ट नंबर 80 पे एक्सपोज करना चाहता हूँ। सर्विस टाइप लोड बैलेंसर है, इंजन। ये सर्विस भी क्या होती है ये भी तुम लोग पढ़ोगे अभी थोड़े टाइम में, मैं एक लिस्ट दूंगा उसमें। तो सर्विस एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू तुम तुम्हारे एप्लीकेशंस को, जो तुम्हारे कुबरनेटिस क्लस्टर में डिप्लॉय होते हैं, उसको तुम एक्सपोज करते हो आउटसाइड वर्ल्ड को। और अगर तुम्हें समझना भी है तो यहाँ पर भी अगर देखोगे ना, तो खुद से गूगल भी रिकमेंड करती है लर्न करने के लिए। देखो यहाँ पर बता रहा है सर्विस क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, पॉड क्या होते हैं, नोड क्या होता है। सो जस्ट क्लिक एक्सपोज, तो तुम्हारा एक्सपोज होगा। अब ये चीजें तो मैंने GUI से किया, मेरे को देखना है कमांड लाइन से कि एक्चुअल में वो डिप्लॉय कैसे हुआ है, कैसा दिख रहा है वो, है ना। तो kubectl कमांड के थ्रू तुम ये भी कर सकते हो। ठीक है, इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग तब आएगा तुम्हें जब तुम्हारा खुद का एप्लीकेशन होगा, उसके लिए हम फाइल्स बनाएंगे और उसको हम डिप्लॉय करेंगे हमारे कुबरनेटिस इंजन के अंदर। बट तुम लोगों को एक चीज दिख रही है क्या? देखो मुझे ज्यादा ओवरहेड नहीं हुआ, मैं आया, फ्यू क्लिक्स किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाला, मेरा क्लस्टर रेडी। कोई भी नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे, है ना। उसके बाद अगर मुझे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, जैसे कि ये इंजनएक्स एक सैंपल एप्लीकेशन है सपोज, है ना, उसको भी डिप्लॉय करना था, वो भी डिप्लॉय हो गया विथ फ्यू क्लिक्स। कुछ भी करने की जरूरत पड़ी क्या, ये मेरे को ओवरहेड आया क्या? नहीं, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर हम चीजें क्लाउड में करते हैं, क्या, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं ये जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मिला है मुझे, अगर मैं क्लिक करूं, यहाँ पर इंजनएक्स का डिफॉल्ट पेज आना चाहिए। देखो वेलकम टू इंजनएक्स दिख रहा है। अब ये चीज तुम्हें क्लाउड सेल में कैसे दिखेगी, तो देखो उसके लिए भी कमांड है। तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम जो भी एप्लीकेशन कुबरनेटिस के अंदर जो तुम्हारा कंटेनर डिप्लॉय होता है, वो कहाँ डिप्लॉय होता है एक्चुअल में, किसके अंदर होता है, किसका पार्ट होता है? मास्टर नहीं, तुम्हारा जो अब कंटेनर है, कंटेनर किसके अंदर होता है? पॉड्स के अंदर होता है, राइट, है ना। मैंने बोला कि पॉड के अंदर एक, यूजुअली हम एक ही कंटेनर रखते हैं, बट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। बट क्यूबरनेटिस के लिए जो मैनेजेबल यूनिट है दैट इज पॉड, राइट। तो अभी हम यहाँ पर अगर मैं देखूं kubectl get pods, अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो इंजनएक्स के 3 पॉड डिप्लॉय हो गए।
ये बेसिकली एक कंटेनर है। अगर मैं डिस्क्राइब करूं इसको, सॉरी, ओह सॉरी, माय बैड माय बैड। जैसे इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं, तो बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये देखो, इमेज का नाम है, कंटेनर इमेज बनाते हैं ना हम, डॉकर रजिस्ट्री में डालते हैं। तो डॉकर से देखो यहाँ पर docker.io लाइब्रेरी, वहां से nginx का सर्टिफिकेट उठाया, nginx इमेज आईडी है ये nginx का इमेज उठाया है। तो जो भी इमेज डॉकर हब पे अवेलेबल होगी, चाहे वो तुम्हारे एप्लीकेशन का खुद से बनाओ तुम, या फिर पब्लिकली अवेलेबल है, वो जस्ट फ्यू क्लिक से तुम डिप्लॉय कर सकते हो। समझ में आया? और तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मेरे को ये जो आईपी है तो कंसोल पे दिख रहा है, मेरे को यहाँ कैसे दिखेगी, राइट? वो दिखता है तुम्हारा सर्विस। सो kubectl get svc सर्विस का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर दिख रहा है आईपी एड्रेस, और यहाँ पर दिखा रहा है वो 80 नंबर पोर्ट पे चल रहा है। तो कुबरनेटिस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा डीप डाइव जाके, राइट? जब तुम्हारा खुद का एप्लीकेशन रहेगा, धीरे धीरे हम डिप्लॉयमेंट फाइल बनाएंगे, धीरे धीरे हम सर्विस फाइल बनाएंगे, तब जाके तुम्हें चीजें समझ में आएंगी कि हम कैसे क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करते हैं। अभी के अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जस्ट इतना समझो कि तुम्हारा इंटरनली जो है वो कुबरनेटिस कैसे काम करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कौन कौन से कंपोनेंट्स है तुम्हारे कुबरनेटिस के अंदर। तो हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग में बड़ा एरिया क्या है हमारा, क्लस्टर। उस क्लस्टर के अंदर दो कंपोनेंट्स, नोड पूल्स होते हैं बेसिकली, और वो नोड पूल्स एक्चुअल में एमआईजी होते हैं, नोड्स के, वर्चुअल मशीन्स के। और उसके अंदर होता है हमारे दो चीजें, एक होता है हमारा कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, राइट? कंट्रोल प्लेन मास्टर क्या होता है, उसमें 3-4 कंपोनेंट है। कौन कौन से? एपीआई सर्वर, जिसके थ्रू यूजर हमारा इंटरेक्ट करता है, कंट्रोलर जो सारी चीजें मैनेज करता है, शेड्यूलर जो शेड्यूल करता है, ईटीसीडी हमारा स्टेट सेव करके रखता है, राइट? सेकेंड थिंग, हम जब डेटा प्लेन पे आते हैं, स्लेव पे आते हैं, तो वहां पर हमारा एक्चुअल में एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, जहां पर हमारा क्यू प्रॉक्सी रहता है, वो नेटवर्किंग का ख्याल रखता है। हमारा क्यूबलेट होता है, जो सारा इंफॉर्मेशन जो रहता है वो हमारे ईटीसीडी को देता है, ताकि स्टेट पता चले पर्टिकुलर पॉड का। तो अभी तुम लोगों ने, जब मैंने kubectl get pods किया, राइट, सॉरी, गेट पॉड्स किया, तो तुम लोगों को दिख रहा है स्टेटस इसका क्या है, रनिंग। क्या है इसका स्टेटस? रनिंग है। और रेडी 1 by 1, एक चाहिए था, एक रेडी है और रनिंग स्टेट में है। अगर ये डिलीट हो जाता है, डिप्लॉय हो जाता है, तो अभी अगर मैं क्या करूंगा पता है क्या, इसमें से किसी एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो kubectl डिलीट पॉड। बाकी मैंने क्या किया, मेरे कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि 3 एट अ टाइम होने चाहिए, ठीक है? अब क्या करूंगा मैं, इसमें से किसी एक को डिलीट कर दिया। ऐसा हो भी सकता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर किसी बंदे ने गलती से कोई एक स्पेसिफिक पॉड डिलीट कर दिया, राइट? डिलीट हो गया ये। बट अगर यहाँ पर देख रहे हैं तुम लोग, वो 6 मिनट 18 सेकंड पहले ये डिप्लॉय हुआ था, एज उसका इतना है, राइट? बट अगर मैं फिर से गेट पॉड्स करूंगा, 11 सेकंड पहले ऑटोमेटिकली एक स्पिन अप हो गया। हमें कुछ करना पड़ा क्या? नहीं। तो इनकेस तुम्हारे एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आता है, वो रिस्टार्ट होता है, वो डिलीट भी होता है, तो फिर भी जो तुमने फाइनलाइज कॉन्फ़िगरेशन दिया है एपीआई सर्वर को, कुबरनेटिस जो है अंडरलाइन में ऑटोमेटिकली वो मैनेज करेगा उस स्टेट को रखने में। और ये चीज अगर क्लाउड रन के साथ हुई रहती, तो कोई क्लाउड रन का माइक्रो सर्विस किसी ने डिलीट मार दिया तो फिर से कैसे करता, हमें खुद जाके डिप्लॉय करना पड़ता ना। हाँ, यहाँ पर ये खुद से हो रहा है। सो इतना पावरफुल है हमारा कुबरनेटिस। दोनों ने फिर से बना दिया। हाँ, पहले सबसे पहले स्टेट गया होगा ईटीसीडी के पास, कौन भेजा होगा, क्यूबलेट भेजा होगा। हाँ। फिर उसके बाद कंट्रोलर बोला ये डिप्लॉय करो, शेड्यूलर ने शेड्यूल किया और डिप्लॉय कर दिया, समझ में? और हमने एक्सपोज किया यहाँ पर एप्लीकेशन को,
तो वो एप्लीकेशन एक्सपोज हो रहा है। तुम लोग भी अगर हिट करना चाहो तो अपने अपने लैपटॉप्स में कर सकते हो, नो इश्यूज। मैं डाल देता हूँ तुम लोगों के ग्रुप पे, तो जस्ट ट्राई इट, ट्राई करो। तुम्हें भी इंजन एक्स का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? ये तो इंजनएक्स है। तुम खुद का एप्लीकेशन जब डिप्लॉय करोगे तब तुम लोगों को दिखेगा, वाह यार मतलब कितना सही लग रहा है। ठीक है, ये तो अभी तूने आज जोनल में किया था ना, हाँ, तो जोनल अभी में। अगर मैं इंडिया के नहीं बाहर नहीं, से वो करता तो कैसा है, वो हमारा क्लस्टर वहां पर है, जोनल। इसका ये हाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि तुम्हारा एप्लीकेशन कहाँ से एक्सेस हो रहा है या कहाँ पर हो रहा है। अब देखो, तुम्हारा अगर क्लस्टर जोनल है, मतलब तुम्हारा रिसोर्स यहाँ पर है इस पर्टिकुलर एरिया में, राइट? तो इसके जो आसपास के बंदे होंगे उनको ये एप्लीकेशन जल्दी से एक्सेसिबल होगा। अगर मैं यूएस से ये रिक्वेस्ट लेटेंसी का मारूंगा तो इशू। थोड़ा लेटेंसी ज्यादा होगी, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? ओके। तो अभी के लिए मुझे पता है तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बाउंस गई होगी, बट जब तुम्हारा खुद का एप्लीकेशन रहेगा, खुद का कंटेनर रहेगा, और उसको जब हम ऐसे डिप्लॉय करेंगे तब तुम्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। और तब तक के लिए मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा जिससे तुम लोग YAMLs फाइल को समझ सको। नेम स्पेस क्या होता है, पॉड्स क्या होते हैं, तुम्हारा डिप्लॉयमेंट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, किस किस टाइप की सर्विस किस लिए यूज होती है। यहाँ पर देखो, सर्विस का टाइप जो है लोड बैलेंसर लिखा है। एसवीसी क्या था, मतलब सर्विस पूछा था मैंने। तो यहाँ पर एक क्लस्टर आईपी टाइप की सर्विस है, एक लोड बैलेंसर टाइप की सर्विस है, एक नोड पोर्ट टाइप की सर्विस होती है। तो वो सर्विसेज क्या है, ये सारी चीजें मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ अभी पढ़ने के लिए, बट नेक्स्ट टाइम मैं खुद से बताऊंगा तुम्हें। और जब हम एप्लीकेशन खुद का डिप्लॉय करेंगे तो और ज्यादा डीप डीप आउट करेंगे इसमें। तो यही तक था हमारा कंप्यूट ऑफरिंग, जो कि गूगल क्लाउड में प्रेजेंट है। तो कंप्यूट ऑफरिंग में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, जस्ट एक क्विक रिकैप मारते हैं, फिर क्लोज करते हैं आज का सेशन। ठीक है? सो सबसे पहले अगर मैं बताया था तुम लोगों को, राइट, तुम लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी क्लाउड हो वो 5 फंडामेंटल चीजों पे ही काम करता है। करेक्ट? क्या बोला था मैंने? 5 फंडामेंटल चीजों पे काम करता है। फर्स्ट होता है कंप्यूट, राइट? सेकंड वन होता है स्टोरेज, राइट, सॉरी। थर्ड वन हमारा आता है नेटवर्किंग। फोर्थ वन होता है IAM एंड मॉनिटरिंग, राइट, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। और फिफ्थ वन आता है स्पेशल सर्विसेज, जहां पर वो मतलब हमारे वो देता है, क्या बोलते हैं, AI सॉल्यूशंस वगैरह, ये सारी चीजें होती है, और बिग डेटा होता है, राइट? तो कंप्यूट ऑफरिंग में अगर मैं बात करूं कि गूगल में कौन कौन सा अवेलेबल है, तो तुम लोग बता पाओगे अब हर एक का यूज केस के साथ कि किसका यूज हम कब करेंगे? पहला हमारा आता है, पहला ऑफरिंग क्या है, कौन कौन से कंप्यूट ऑफरिंग अवेलेबल है? वर्चुअल मशीन, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर VM इंस्टेंस, VM इंस्टेंस बोलते हैं, नहीं, VM इंस्टेंस बोलते हैं। इसका यूज कब करते हैं हम लोग? अगर हमारा एप्लीकेशन क्या है, मोनोलिथ है। मोनोलिथ है प्लस ऐसा है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर ऊपर का जो स्टैक है वो मुझे खुद से क्या करना है, खुद से मैनेज करना है, खुद से डिसाइड करना है। तब मैं यूज करता हूं वर्चुअल मशीन इंस्टेंस या फिर कंप्यूट इंजन, राइट? सेकंड आते हैं हमारे पास ऐप इंजन, राइट? ऐप इंजन का यूज कब करते हैं हम लोग, बताओ? इसका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं IaaS सर्विस, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, जहां पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर की चीजें मैनेज करते हैं। ऐप इंजन इज अ पैस सर्विस, ऐप इंजन इज अ पैस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो हमें बस क्लाउड प्रोवाइडर को बस इतना बताना है कि मुझे कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट, नेटवर्किंग वगैरह सारी चीजें वो मैनेज करके देता है। समझ में आया? तो जैसे कि अगर मुझे क्या होता है, मुझे चाहिए मेरा एप्लीकेशन पाइथन पे लिखा हुआ, मैं जस्ट ये बताऊंगा ऐप इंजन पे कि मुझे पाइथन का एप्लीकेशन है मेरा, ये एप्लीकेशन का कोड है, आप इसको डिप्लॉय करो, नेटवर्किंग वगैरह सब वो खुद से हैंडल करता है। तो इस ऑफरिंग का फायदा क्या होता है कि
जो हमारे डेवलपर्स हैं वो सिर्फ अपने बिजनेस लॉजिक पे फोकस करेंगे। अंडरलाइन नेटवर्किंग कौन सा होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, कैसे फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर होंगे, ये सब के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जस्ट द थिंग कि तुम अपना एप्लीकेशन दे दो, वो एप्लीकेशन ऐप इंजन डिप्लॉय कर देगा किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट। अगला ऑफरिंग हमने पढ़ा इवेंट ड्रिवन सर्वरलेस ऑफरिंग के बेसिस पे, जिसमें हमने पढ़े क्या, क्लाउड फंक्शन, क्लाउड रन पढ़े, राइट। इसका यूज तब करते हैं हम, कब करते हैं, अगर मेरे पास सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूं मैं, एपीआईज वगैरह बनाने हैं, या फिर मुझे इवेंट ड्रिवन टाइप का यूज केस है मेरे पास, राइट। ऐसे यूज केस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, क्लाउड फंक्शन या क्लाउड रन। क्लाउड फंक्शन जब यूज करता हूं तो मेरे पास होने चाहिए कोड का स्निपेट, सिंगल पर्पस, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं जस्ट बताऊंगा कि कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ, क्या लाइब्रेरीज, इसके डिपेंडेंसीज क्या लगेंगी, ये डिप्लॉय कर दे। क्लाउड रन डिप्लॉय करूंगा तो मेरे पास क्या है चाहिए, कंटेनर्स चाहिए, राइट। डिपेंडेंसीज। ओके, सिर्फ कंटेनर दो तो हो जाएगा काम, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड रन के साथ मैं होल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिप्लॉय नहीं कर सकता, उसमें प्रॉब्लम्स है, राइट। जैसे कि मैंने उस समय डिलीट किया, ऑटोमेटिकली वो जीके स्पिन अप कर दिया, बट क्लाउड रन में ऐसा कुछ नहीं होगा, नेटवर्किंग वगैरह सब मुझे खुद हैंडल करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास आया जीके, राइट। ये हमारा होता है गूगल कुबरनेटिस इंजन, जो कि इनके जितने भी ड्रॉबैक्स था उसको यहाँ पर भी हम रन करते हैं, क्या, कंटेनर्स। क्लियर। सो ये था पूरा, हमने पढ़ लिया कंप्यूट ऑफरिंग कौन कौन सा अवेलेबल है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, करेक्ट। इसके बाद आता है स्टोरेज ऑफरिंग्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस, नो सीक्वल डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस, और किस डेटाबेस का यूज किस केस में यूज करना है हमें, ये हम सीखेंगे, राइट। उसके बाद थोड़ा वीपीसी के साथ भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का कौन कौन सा फीचर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। कोई कुछ गेस रहा है क्या, ओके, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम लोगों को लिस्ट डाल दूंगा क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है, एंड देन विल फिगर आउट कि और कैसे कर सकते हैं, और खुद के एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करना है अपने को। उसमें तुम्हारा एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें तुम फ्लास्क एप्लीकेशन बनाओगे, और उस फ्लास्क एप्लीकेशन को कैसे हम कंप्यूट इंजन में डिप्लॉय करेंगे, कैसे हम ऐप इंजन में डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम क्लाउड रन के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे कंटेनर बनाएंगे उसका, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने एक ब्लॉग का लिंक भेजा था, जस्ट फॉलो दैट ब्लॉग लिंक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें कंटेनर्स कैसे बनाना होता है, कंटेनर्स कैसे बनाते हैं। फिर आज जो मैं लिस्ट भेजूंगा उसमें तुम पढ़ना कि कौन कौन से टाइप की चीजें होती है कुबरनेटिस के अंदर, जैसे डिप्लॉयमेंट हो गया, सर्विस क्या होती है, नेम स्पेसेस क्या होते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तुम खुद का YAMLs कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो हम सीखेंगे, और उसमें हम खुद के एप्लीकेशन को गूगल कुबरनेटिस के इंजन के अंदर डिप्लॉय करेंगे। गॉट इट, ओके, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाय। सही।